और ये एक वो भूख है जो कभी ख़त्म नहीं होती, और राहु इसको बहुत अच्छे से समझता है। राहु कोई प्लैनेट नहीं है, राहु एक साया है। मून के दो नोड हैं, एक को नॉर्थ नोड कहा जाता है, एक को साउथ नोड कहा जाता है। नॉर्थ नोड जो है वो राहु है, जिसको ड्रैगन हेड भी कहा जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका नाम राहु है। ये भूख पैदा करता है, और इंसान के अंदर वो भूख पैदा करता है जो आखिर में एक जहर की तरह काम करती है। अब आप इसकी मिसाल इस तरह से ले लीजिए कि अगर एक इंसान को पैसे की भूख है और वो पैसा कमाता रहता है, कमाता रहता है, कमाता रहता है, हालांकि उसकी डेली एक्सपेंसेस, डेली नीड्स बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो लालच करता है और एक दिन उसी लालच के हाथों मारा जाता है। तो इट मीन्स कि ये एक जहर हुआ। आप एक ही खाना रोज़ खाएं, लगातार खाएं, हेल्दी फूड खाएं, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा करना शुरू कर दें, इतनी खाना शुरू कर दें कि आपसे उठा ही ना जाए, तो वो हेल्दी खाना भी आपके लिए जहर बन जाएगा। इसी तरह राहु को पहचानना होता है कि राहु जब आपके अंदर लालच पैदा करता है तो वो रुकता नहीं है। अब राहु जो है वो 2 अगस्त को अपना नक्षत्र चेंज कर चुका है, सुबह 9:58 पर सप्तभिषा नक्षत्र से निकल के धनिष्ठा नक्षत्र में जा चुका है। तो कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र का जो चौथा पड़ाव है वो एक्वेरियस में है, फिर इसके बाद ये कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेगा। अब धनिष्ठा नक्षत्र का जो मालिक है वो मार्स है, और मार्स स्पीड, एक्शन, कंपटीशन और एग्जीक्यूशन का प्लैनेट है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखें तो मार्स और राहु जब भी एक साथ होते हैं या नज़र बनाते हैं तो अंगारक दोष बन जाता है। अब अगर आपको याद हो, 29 या 28 फरवरी को मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने जिक्र भी किया था अंगारक दोष का, जिस वक्त चांद ग्रहण लगा था। तो अंगारक दोष की अगर आप कोई वीडियो उठा के देखें हमारी, तो जिस वक्त हमने जो चीज़ें बोली या हमने प्रेडिक्शंस की, तो वो सारी चीज़ें उसी वक्त एक्यूरेट हुई, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें रुकती नहीं हैं, एकदम से एक्सपेंड होती हैं। तो अब राहु काम करेगा मार्स के नक्षत्र में, यानी कि जो आपकी नॉर्मल भूख है वो अब मार्स की एनर्जीज के साथ एक्सपेंड करेंगी। राहु की सबसे ख़ास क्वालिटी उसकी एम्प्लीफिकेशन है। जिस चीज़ को टच करे उसकी डिज़ायर को बढ़ा देता है। आप किसी चीज़ को उस पसंद नहीं करते, आप उसको हासिल करने के लिए कुछ भी कर रहे होते हैं, फिर सिर्फ हासिल ही नहीं करना चाहते बल्कि दूसरों से आगे भी निकलना चाहते हैं। और फिर एक पॉइंट आता है जहां इंसान खुद से पूछता है, मुझे वाकई ये चीज़ चाहिए भी थी, या मैं सिर्फ इसलिए भाग रहा था क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे ये हासिल करना है। यही राहु की स्ट्रेंथ भी है और जहर भी है। राहु आपको अनकन्वेंशनल बना सकता है, वो रास्ता आपको दिखाता है जो ट्रेडिशनल लोग शायद कभी भी ना देखते हों या उसको फॉलो करने से डरते हों। टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, फॉरेन कनेक्शंस, मास ऑडियंस, नेटवर्किंग, अनयूजुअल बिजनेस मॉडल्स, रिसर्च, इनोवेशन और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट्स में राहु की एनर्जी को इंटेलिजेंटली यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि इसकी डार्क साइड को इग्नोर मत कीजिएगा। राहु ऑब्सेशन क्रिएट करता है, एक गोल दिमाग पर सवार करवा देता है, एक इंसान दिमाग पे सवार करा देता है, एक रिलेशनशिप, एक पोजीशन, एक अमाउंट ऑफ मनी दिमाग में चढ़ जाती है, एक सोशल स्टेटस, एक रिकग्निशन मिल जाए, और फिर इंसान को लगता है बस ये मिल जाए और मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। लेकिन यही राहु का ट्रैप होता है। आप दुनिया में जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उठा के देखें, उनका राहु इतना मजबूत होगा क्योंकि वो आपसे झूठ बोलते हैं, और झूठ जब वो बोलते हैं तो आप पहचान भी नहीं पाते। क्यों? जब पॉलिटिशियंस आपको लॉलीपॉप दे रहे होते हैं तो आप बिना देखे, बिना सोचे समझे उनको फॉलो कर रहे होते हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं। यही राहु की माया है, उसका जाल है। इसीलिए राहु को कंट्रोल करने का तरीका उसकी एनर्जी को दबा देना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उसको डायरेक्शन देना होता है। और यहाँ धनिष्ठा का जो नक्षत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। धनिष्ठा नक्षत्र का जो सिंबल है वो रिदम है, अचीवमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, मूवमेंट है, और कलेक्टिव सक्सेस से कनेक्ट होता है। इस नक्षत्र में मार्स की एनर्जी होती है एक्शन लेना, compete करना, टारगेट चेस करना, रिजल्ट के लिए मूव करना। इसलिए एक्वेरियस का धनिष्ठा जोन में जो राहु की एनर्जी है, हम उसको सिर्फ डिज़ायर के तौर पर नहीं देखेंगे। यहाँ डिज़ायर को नेटवर्क, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी और फ्यूचर ओरिएंटेड गोल्स के थ्रू अचीव करने की कोशिश भी देखेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, राहु अभी कैप्रिकॉन में एंटर नहीं हुआ, हालांकि धनिष्ठा का जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो कैप्रिकॉन में होगा।
इस वक्त राहु एक्वेरियस में 6 डिग्रीज पर है, धनिष्ठा के चौथे पड़ाव में है। कैप्रिकॉन का चैप्टर बाद में आता है, इसलिए इस सीरीज में हम सिर्फ राहु को एक्वेरियस में ही रीड करेंगे। जब कैप्रिकॉन में ट्रांजिट करेगा तो हम कैप्रिकॉन में जब उसका नक्षत्र होगा उसमें भी उसको रीड करेंगे, कैप्रिकॉन में भी रीड करेंगे, लेकिन उसके नक्षत्र के थ्रू करेंगे। और क्योंकि धनिष्ठा का लॉर्ड मार्स जेमिनी में बैठा हुआ है, 6 डिग्रीज पर बैठा हुआ है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये ऑब्वियसली आगे आगे बढ़ता जाएगा। राहु की जो नक्षत्र लेवल स्टोरी है वो मार्स तक जाती है। मार्स जेमिनी में बैठा है, इसलिए एक्शन, कनेक्शन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, स्किल्स, मीडिया, स्ट्रेटजी और मल्टीपल आइडियाज़ के साथ बनते हुए नजर आते हैं। मार्स के बाद मरकरी को भी देखेंगे, क्योंकि मार्स जिस घर में बैठा है मरकरी उसका मालिक है, और मरकरी कैंसर में बैठा है। तो यहाँ पे बात कैंसर तक जा रही है, मरकरी तक जा रही है, और कैंसर में सन, मून, मरकरी, एक्सॉल्टेड जुपिटर पहले से मौजूद हैं, जैसे आपने पुरानी वीडियोस में देखा होगा। यानी राहु की स्टोरी को हम आइसोलेटेड नहीं पढ़ेंगे, वहाँ पे राहु, धनिष्ठा नक्षत्र, मार्स, मरकरी, कैंसर प्लानिटरी क्लस्टर जो है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। दूसरी तरफ ये भी देखेंगे कि राहु एक्वेरियस में है, सैटर्न उसका मालिक है, रेट्रोग्रेड सैटर्न पाइसेस में बैठा हुआ है, जुपिटर की 9th एस्पेक्ट सैटर्न पर पड़ती है। यहाँ से पता चलता है कि राहु किस तरह की डिज़ायर्स क्रिएट करता है, और उस डिज़ायर्स को एक्शन कौन दे रहा है, और उस एक्शन का कनेक्शन ज़िंदगी के किस दूसरे चैप्टर पे बन रहा है। इस वजह से ये राहु का जो नक्षत्र चेंज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु स्पीड से डिज़ायर क्रिएट करेगा, मार्स उस डिज़ायर को एक्शन देना चाहेगा, लेकिन सैटर्न यहाँ पर सवाल खड़े कर देगा, क्या आप इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठा सकेंगे या नहीं, ये बहुत अहम है। और यहाँ पे जुपिटर का भी एक स्टैंड आ जाता है कि जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं क्या वो वाकई आपकी ग्रोथ के लिए है भी या नहीं, क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड है, जुपिटर आपको एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड अगर जुपिटर कर रहा है तो सैटर्न भी कर रहा है, सैटर्न के घर में बैठा राहु है वो भी करेगा। यानी अगले फेज में सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, चॉइसेस भी आएंगी, और फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ेगा कि आप राहु की भूख को अपना मास्टर बनाते हैं या उस भूख को अपना इंजन बनाते हैं। हम देखेंगे कि एक्वेरियस में धनिष्ठा नक्षत्र का जो राहु है आपके मून साइन के किस हाउस में बैठा हुआ है, और उस हाउस का रियल वर्ल्ड मैटर्स के किस टाइप की हंगर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, प्रेशर और ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, लाइफ की डायरेक्शन हासिल करना चाहते हैं, करियर कौन सा चूज़ करना है, बिजनेस कौन सा सूटेबल रहेगा, रिलेशनशिप के लिए कुंडलियाँ मैच करवाना चाहते हैं, या फ्यूचर डायरेक्शन के हवाले से पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, और चाहते हैं कि रेमेडीज़ के थ्रू आपकी मुश्किलें आसान होना शुरू हों, तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। याद रखें कि 50% फ़ीस ऑफ है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, और लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो अब देखते हैं एक्वेरियस का ये राहु आपके लिए सिर्फ एक नई डिज़ायर लेकर आ रहा है, या वो डिज़ायर आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन भी बदलने जा रहा है। अब बात करते हैं सजिटेरियस मून साइन वालों की। तो आपके लिए राहु इस वक्त आपके 3rd हाउस में है, जो कि धनिष्ठा नक्षत्र में जा चुका है, और यहाँ राहु आपके हाथ में एक बहुत पावरफुल चीज़ रख देता है। यहाँ पे खुद कुछ करने की भूख पैदा कर देता है, क्योंकि तीसरा घर जो होता है वो आपकी हिम्मत है, आपकी कम्युनिकेशन है, आपके स्किल्स हैं, मार्केटिंग है, सेल्स है, मीडिया है, राइटिंग है, सोशल मीडिया आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों के शॉर्ट ट्रैवल्स आ जाते हैं, बहन भाई आ जाते हैं, और आपकी सेल्फ एफर्ट्स का घर होता है। राहु यहाँ आकर इंसान को वेट करने के बजाय मूव करना सिखाता है। यहाँ पे आपके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेवलप हो सकती है इस टाइम पीरियड में कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे खुद बनना पड़ेगा, उसके लिए खुद आगे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और धनिष्ठा नक्षत्र का जैसे लॉर्ड मैंने आपको बताया था कि मार्स है, मार्स बैठा है जेमिनी में, यानी आपकी कुंडली के 7th हाउस में। इस वजह से आपकी जो सेल्फ एफर्ट्स हैं वो डायरेक्टली आपके क्लाइंट्स, बिजनेस पार्टनरशिप्स हो गई, मैरिज हो गई, आपकी कोलैबोरेशंस हो गई, और पब्लिक डीलिंग से कनेक्ट हो जाती हैं। आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहती, यहाँ पे वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती हैं। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो सेल्स क्लाइंट्स कॉल्स आपको मिल सकती हैं, सॉरी, और क्लाइंट मीटिंग हो सकती हैं, कोलैबोरेशंस हो सकते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं आप लोगों के लिए। फ्रीलांसर हैं तो डायरेक्ट आउटरीच या आउटरीच से नए क्लाइंट आप लोगों को मिल सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर हैं तो कोलैबोरेशन और ऑडियंस पार्टनरशिप्स जो है वो ग्रोथ का सोर्स बन सकती हैं आपके लिए। जॉब में हैं तो प्रेजेंटेशन, निगोशिएशंस और 1-to-1 डीलिंग आपकी प्रोफेशनल वैल्यू को इंक्रीज कर देती है। यहाँ राहु का सबसे बड़ा जो वेपन होता है वो कम्युनिकेशन होता है, लेकिन राहु और मार्स की जो कॉम्बिनेशन वो एक प्रॉब्लम भी देती है, क्योंकि ये एक अंगारक दोष का यहाँ पे एक वो कह लें कि अंगारक दोष बन जाता है। तो स्पीड और आपके पास जो आइडियाज़ आए, फ़ौरन मैसेज भेज दिया, अपॉर्चुनिटी मिली, फ़ौरन कमिटमेंट कर लिया आप लोगों ने, किसी ने चैलेंज किया फ़ौरन जवाब दे दिया, किसी कॉम्पिटिटर को देखा फ़ौरन उससे रेस शुरू कर दी,
यही जगह है जहाँ राहु की जो एक प्रिंसिपल है कि राहु जितनी स्पीड में ऊपर लेके जाता है उतनी स्पीड से नीचे भी लेकर आता है। तो ये जितना भी मैंने आपको सिनेरियो बताया इसमें आपको थोड़ा सा रुक कर समझना होगा, वरना आप बहुत स्पीड से आगे निकलेंगे और उसी स्पीड से नीचे भी आएंगे। अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के हर डायरेक्शन में भागने लगेंगे तो एनर्जी भी वेस्ट होगी और रेपुटेशन भी अफेक्ट करेगी, क्योंकि राहु जहर भी होता है जैसे मैंने आपको बताया है। तो सजिटेरियस के लिए ये ट्रांजिट में बहुत हिम्मत देता है, बहुत ज़रूरी भी है ये आपके लिए, क्योंकि आप लोग ढैया फेस कर रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटेड हिम्मत होनी चाहिए। अब मार्स का जो डिस्पोजिटर है, जिस घर में मार्स बैठा है उसका जो मालिक है मरकरी है, वो बैठा है आपकी कुंडली के 8th हाउस में, और मरकरी के साथ सन, मून, एक्सॉल्टेड जुपिटर भी बैठे हैं आपके 8th हाउस में। यहाँ स्टोरी जो है वो सडनली डीप हो जाती है। आपकी कम्युनिकेशन और पार्टनरशिप का जो कनेक्शन है वो 8th हाउस से मैटर करना शुरू कर देता है। अब जब कनेक्शन 8th हाउस से बनता है तो जॉइंट फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस के मामला, इंश्योरेंसेस, कर्जे, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, रिसर्च और हिडन बिजनेस स्ट्रक्चर आ जाता है। रियल वर्ल्ड में इसका मतलब हो सकता है कि किसी बिजनेस पार्टनरशिप में फाइनेंशियल डिटेल्स इंपॉर्टेंट नजर आती हैं यहाँ पे, उसको आपने प्रॉपर इवेल्युएट करना है। क्लाइंट के साथ जो पेमेंट स्ट्रक्चर है उसको निगोशिएट करना पड़ सकता है। जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स की अपॉर्चुनिटी आएंगी, किसी लोन, टैक्स, इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस मैटर्स पर सीरियस डिस्कशंस नजर आती हैं, या आप किसी रिसर्च हैवी फील्ड्स में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ करके प्रोफेशनल एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। अगर बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं तो सिर्फ सामने वाले की पर्सनालिटी और प्रोमिसेस पर डिपेंड मत कीजिएगा। नंबर्स देखें, डॉक्यूमेंट्स देखें, लाइबिलिटीज समझें, प्रॉफिट शेयरिंग समझें, एग्जिट क्लॉज समझें। राहु 3rd हाउस में आपको रिस्क लेने की हिम्मत देगा। 8th हाउस मरकरी आपसे हिडन डिटेल्स इन्वेस्टिगेट करवाने में डिमांड करता है, और यहाँ पर जो एग्जॉल्टेड जुपिटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जुपिटर कैंसर में है, एग्जॉल्टेड है, 8th हाउस में है, जुपिटर बेनिफिक है और एग्जॉल्टेड है। अब जुपिटर बेनिफिक होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव या नेगेटिव जिस घर में बैठेगा उसको एक्सपेंड कर देगा, लेकिन 8th हाउस जो है वो आपका नेगेटिव हाउस है। इसको आप ये कह लीजिए सडन ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, इसलिए हम इसे सिंपली ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ जुपिटर एग्जॉल्टेड जो है वो सब पॉजिटिव आपको देगा। यहाँ पे जो नेगेटिव थीम्स भी होंगी वो भी एक्सपेंड करेंगी अगर आपने इसको समझा नहीं। इससे डीप रिसर्च हो गई, फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग हो गई, जॉइंट रिसोर्सेज हो गए और हिडन अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, उसका पोटेंशियल बढ़ता है आप लोगों के लिए। लेकिन शेयर्ड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बढ़ती हैं, टैक्स के मामला भी बढ़ जाते हैं, आपका लोन के मामला भी बढ़ सकती हैं, तो इस चीज़ पर बहुत एहतियात रखनी है। इस प्लेसमेंट का जो बेस्ट यूज़ होगा वो नॉलेज होगी आपकी। आप फाइनेंशियल प्लानिंग सीखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट समझेंगे, टैक्स स्ट्रक्चर समझेंगे, बिजनेस डेटा एनालिसिस समझेंगे, रिसर्च करेंगे, किसी फील्ड की हिडन मैकेनिक्स समझेंगे, तो आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। जितना ज़्यादा आप सिस्टम के अंदर छुपे हुए रूल समझेंगे उतना ही राहु आपके फेवर में काम करना शुरू करेगा। अब राहु जैसे बैठा है एक्वेरियस में, एक्वेरियस किसका घर है? एक्वेरियस सैटर्न का घर है। सैटर्न की सीरीज हमने बनाई थी, रेट्रोग्रेड सीरीज जो सैटर्न हुआ है। तो सैटर्न बैठा है आपकी कुंडली के 4th हाउस में, जो कि एक ढैया का टाइम पीरियड है, यानी आपकी सेल्फ एफर्ट और कम्युनिकेशन के पीछे अल्टीमेटली घर, फैमिली, प्रॉपर्टी, इमोशनल सिक्योरिटी और पर्सनल फाउंडेशन का क्वेश्चन बहुत बड़ा खड़ा होता है। हो सकता है कि आप बिजनेस या करियर एक्सपेंड करना चाहते हैं, लेकिन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके डिसीजंस को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही होगी इस टाइम पीरियड में। कुछ सजिटेरियस वालों को घर, ऑफिस स्टैब्लिश करने में हेल्प आउट होगी, प्रॉपर्टी परचेज होगी, या रिलोकेशन के प्लान बनना शुरू होंगे, या फैमिली की फाइनेंशियल नीड्स की वजह से प्रोफेशनल डिसीजंस आपको लेना पड़ेंगे कि आप आगे बढ़ें, कहीं आपको मूव करना पड़े, आप फैमिली को छोड़ के कहीं आगे माइग्रेट करें। सैटर्न रेट्रोग्रेड यहाँ पे पूरे पुराने फैमिली जो मैटर्स होते हैं उनको रिव्यू करवाता है। कोई पुरानी प्रॉपर्टी इशू दोबारा सामने आ सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे आपने पोस्टपोन किया था अब अटेंशन मांगना शुरू होगी, या आपको रियलाइज़ हो सकता है कि करियर के लिए जो फाउंडेशन बनाई थी वो अब आपके फ्यूचर को सपोर्ट नहीं कर रही। अब एग्जॉल्टेड जुपिटर जो है वो 4th हाउस के बैठे हुए सैटर्न को 9th एस्पेक्ट से देख रहा है। ये इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है। जुपिटर नॉलेज और फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू सैटर्न की फाउंडेशन बिल्ड को सपोर्ट कर देता है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि जुपिटर एक्सपेंशन का प्लैनेट तो है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव एक्सपेंशन हो, एक्सपेंशन उसने देनी है, वो सैटर्न को देख रहा है। तो अगर प्रॉपर्टी है, फैमिली फाइनेंसेस हैं, एजुकेशन है, या लॉन्ग टर्म एसेट्स के डिसीजंस हैं, तो प्रॉपर रिसर्च और एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ उसे मीनिंगफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कोई भी गफलत की तो ये आपके लिए दर्द सर बन जाएगा, जो एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलेगा। करियर में कम्युनिकेशन बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं। सेल्स, मार्केटिंग, जर्नलिज्म, कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टेशंस, नेगोशिएशंस, पब्लिक रिलेशंस, टीचिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपके लिए इंपॉर्टेंट चैनल बन जाते हैं। लेकिन राहु 3rd में एक और टेंडेंसी भी देता है कि हर चीज़ को आपने हासिल करना है,
हर प्रोजेक्ट में आपने हाथ डालना है। आप एक साथ यूट्यूब शुरू करना चाहते होंगे, आप बिज़नेस लॉन्च करना चाहते होंगे, कोर्स बनाना चाहते होंगे, फ्रीलांसिंग करना चाहते होंगे, इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते होंगे, क्योंकि मार्स यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड है। वो यही कहेगा कि चलो, राहु कहेगा और चाहिए, लेकिन सैटर्न कहेगा पहले जो शुरू किया है उसे तो कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ना। तो अगर इस कश्मकश में आप फंस गए तो आपके लिए ये मुश्किलात पैदा करेगा। फाइनेंशियली बात करूँ तो इनकम सेल्फ एफर्ट और पार्टनरशिप के साथ बढ़ सकती है, लेकिन जॉइंट फाइनेंसेस में ट्रांसपेरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर किसी पार्टनर के साथ बिजनेस कर रहे हैं तो वर्बल प्रॉमिस पर डिपेंड नहीं करना आप लोगों ने, रिटर्न एग्रीमेंट रखिएगा, और क्लियरली डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से बचाएंगी। और यही चीज़ हमें कुरान पाक में अल्लाह ताला भी बताते हैं कि अगर तुम किसी से माल का सौदा कर रहे हो या किसी से पैसों के मामलात कर रहे हो तो उसको लिखवा लो, 2 गवाह बना लो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब रिलेशनशिप की बात करूं तो 7th हाउस में होने की वजह से इंटेंसिटी बढ़ सकती है। आप और आपके पार्टनर दोनों आप अपनी बात मनवाना चाहेंगे इस टाइम पीरियड में, क्योंकि राहु बैठा है, वो चाहेगा कि मेरी बात मानी जाए। कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो सकती है और कन्फ्रंट्रेशन भी उतनी स्ट्रांग होती है। अगर आप रिलेशनशिप में बिजनेस या फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व आते हैं आपके रिलेशनशिप में, तो इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स को फाइनेंशियल डिसीजंस ना बनने दीजिएगा, वरना ये चीज़ें आपके लिए टूट जाएंगी। सिंगल सजिटेरियस की बात करूं तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, नेटवर्किंग और बिजनेस कोलैबोरेशन से रोमांटिक कनेक्शंस आप लोगों के डेवलप होते हुए नजर आते हैं। लेकिन राहु 3rd हाउस में और मार्स 7th हाउस में जो है, ये अट्रैक्शन को क्विकली एक्सेलरेट कर सकते हैं, इसलिए कनेक्शन को टाइम देना बहुत ज़रूरी होगा। और हेल्थ के हवाले से बात करूं तो 3rd हाउस राहु और मार्स की जो एनर्जी है वो आपको कंटिन्यूसली एक्टिव रहने पर पुश करेगी। ओवर वर्क देखने को मिल सकता है, इरेगुलर स्लीप हो सकती है, मेंटल ओवर सिमुलेशंस हो सकती हैं, इनसे आपको बचना है। आपका माइंड एक वक्त में बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट कर सकता है, हर आइडिया पर एक्शन लेना ज़रूरी नहीं होगा आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।